not attempt that. Yeah. Just a minute. Mm, okay, so here is the properties. Which properties? Some important properties, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था आपको. तो क्या है यहाँ पे? राइट हियर. सर स्क्रीन पे कुछ यहाँ चला गया, हाँ, उस पे ग्रीन कलर दिख रहा था, वो चला गया. अच्छा ठीक है. अभी दिख रहा है ना बोर्ड? यस सर. हाँ, ठीक है. तो थोड़ा नेटवर्क का इशू होता है इसकी वजह से. Okay. So miscellaneous chemical properties. हाँ? कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक टेबल के. ठीक है, जैसे हाइड्रा एसिड्स. पहला है फर्स्ट वन, पीरियोडिसिटी ऑफ हाइड्रा एसिड. ठीक है, ये बस अभी आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, फिर मैं मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, देखो यहाँ पहला है फर्स्ट ए. हियर इज द एसिड कैरेक्टर ऑफ हाइड्रा एसिड. हाइड्रा एसिड increases from left to right in a period. Right. Second है B. Acid character of hydra acids increases from अच्छा, hydra acids means what? What do you mean by this hydra acids? पता है क्या किसी को? नहीं सर. तो बताता हूँ. Top to bottom in a group. Right. आगे देखो यहाँ पे. दोनों इंक्रीज होता है. एक सेकंड है.
हाइड्रा एसिड टॉप टू बॉटम इट शुड बी व्हाट डिक्रीजेस, अब ये डिक्रीज होना चाहिए। मैं इसको भी क्लियरिफाई कर लेता हूँ, एक सेकंड एग्जांपल बताऊंगा तो आप हो जाएगा, पहले ये नोट बना लो आप, फिर मैं देखता हूँ। सेकंड वन, पीरियोडिसिटी ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड है, ऑक्सी एसिड कर लेते हैं, हाइड्रा एसिड के बाद ऑक्सी एसिड है। पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जो एसिड होगा ऑक्साइड्स जो होंगे, राइट ना, जैसे इसमें ए लिखते हैं हम लोग, एसिडिक कैरेक्टर ऑक्सी एसिड increases, ठीक है, increases from left to right in a period। बी पार्ट है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड decreases from top to bottom in a group, right। नेचर ऑफ ऑक्साइड तीसरा देखो यहाँ पे, पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्साइड, ये सब आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब इंडिविजुअली एक एक ग्रुप में एक्सप्लेन करूंगा, एक एक ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, देन यू विल कंसीडर दिस टाइप्स ऑफ द, बट यहाँ पे एक जनरल मैं आपको लिख के दे रहा हूँ जस्ट इंफॉर्मेशन, अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गए तो जस्ट इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक in a period, acidic nature of oxide acidic nature of oxides, ठीक है, generally increases, generally increases, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड P2O5 SO3 and Cl2O7, we know that what I'm saying here left to right it is what increases, right, it means what this one is more acidic than this one, this one is more acidic than this one, this is the sequence, and opposite top to bottom it is what decreases, generally it is decreases, ठीक है। On moving
top to bottom. In a group, acidic nature, decreases. Generally decreases. ठीक है. ओके. दो और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे जनरल ट्रेंड क्या होता है, ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब मैं केमिकल बॉन्डिंग बता दूंगा आपको. टैन, जो भी न्यू स्टूडेंट है आप टेंशन मत लो, ये सब चीजें अभी ऑलमोस्ट मेरा लास्ट है ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का. देन डोंट वरी अबाउट दिस, राइट. एंड इन बैकअप लेक्चर आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, अभी ऑलरेडी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है तो सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे. देन आई विल एक्सप्लेन दिस everything, don't worry. And today I will start that mole concept, so you can continue from that topic, which is very most important part. And these properties I will explain in the some chemical bonding and in the inorganic chemistry. When I will explain the inorganic chemistry, like that block, S block, P block, D block, and okay. See this property here, hydration energy. Decreases along a group. What is hydration energy? See, when I'm saying this Na plus or Cl minus, so Na plus and Cl minus easily dissolve in the water. Reason behind that, this Na plus will hydrate it with the water like this. This is the shape of water, H2O, H2O, H2O. And here it will be attract here, because in case of water, oxygen is what partial negative and hydrogen is what partially positive. So this negative charge ion will, yeah, partially negative pole will what attract towards the positive pole. So it will be surrounded to this Na plus ion. And similarly here it will be surrounded by this what OH minus ion. Sorry, H plus ion to the Cl minus, like this one. ऐसा. So in this case, what amount of energy release is called what hydration energy. इसी को बोलते हैं hydration energy. So hydration energy increases with decreasing the ionic size. कैटायन का साइज जितना छोटा, आयन का जितना छोटा होगा आयन का साइज, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी. एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाट, बी, लैटिस एनर्जी. दिस विल आल्सो एक्सप्लेन इन द केमिकल बॉन्डिंग. हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी आई विल एक्सप्लेन इन द केमिकल बॉन्डिंग इन प्रॉपर वे. ठीक है. व्हाट इज लैटिस एनर्जी? सी, when this Na plus and Cl minus combine to each other and form the crystalline structure, that is, then what amount of energy release is called what lattice energy. In this case, for breaking off 1 mole of crystal, what amount of energy required is called what lattice energy. So normally decreases along the a group. This part, huh? Okay. So now completed our this periodic properties, and this part I will explain in the chemical bonding also, as I told you. Now I'm going to
explain some important point, right? या some point which you have to remember, right? पूरा conclusion में एक साथ लिख रहा हूँ जो important point है periodic properties का, ठीक है? चलिए, so now I'm going to write this important point. After that we complete this chapter. So I'm writing here some important points to remember. What are the some important points? We'll see that. Like first one, okay. Most second most electronegative element. N means what? Electronegative element is what? Oxygen. Okay, that is what? Oxygen. First most electronegative element is what? Fluorine. You know that. That is the provided in the phone. ये याद रखना, phone. FON. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की. देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन का क्लोरीन के साथ क्या करता है? क्लैश करता है. तो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और ये थ्री एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, when come between the hydrogen and it form the hydrogen bond. ये थ्री एलिमेंट्स ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, राइट? ये हमेशा ध्यान में रखना, राइट? ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. these three elements, phone याद रखना. now second point, sorry, second point is what, which you have to remember this, that is our hydrogen is the lightest element and lithium is lithium, Li is lightest metal, because hydrogen is not a metal, right? Na, so सबसे lightest metal is what? Lithium. And lightest element is what? Hydrogen. Third point. Helium has the highest value of ionization potential. Ionization potential. Fourth point. In periodic table, metalloids are only in P block. Right? Metalloids, ये तो आपको पता होगा. Metalloids are only in P block. Fifth point.
total gaseous elements are इलेवन। टोटल 11 गैसियस एलिमेंट्स हैं, बाकी सब सॉलिड है। गैसियस सिर्फ कितने हैं? 11। कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, हेडॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन and fluorine. Only these are the gases in the periodic table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Clear? 6 point. Liquid metals at room temperature is कौन सा होगा? आपको पता है, मर्क्यूरी। At room temperature, this is what? Liquid, but it is metal. Seventh one, diamond is hardest natural substance. Eighth one, halogen have highest electron affinity. Highest affinity. And among and among them, chlorine has highest right. Ninth one, the largest cation of periodic table is largest cation of periodic table. Periodic table, cesium cation, huh? CS. 10th one, smallest cation H plus ion, huh? H plus ion. 11th one, the smallest anion of periodic table is equal to, कौन होता है smallest anion? That is what? Chlorine. Yes, minus. 12th one, biggest element of periodic table
biggest element of periodic table is equal to what? Francium. सबसे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे रहेगा, राइट? नेक्स्ट वन 13 point. The smallest element in periodic table. कौन सा होगा? हाइड्रोजन. नेक्स्ट वन 14. Beer is liquid non-metal element at room temperature. एक important है. Beer is liquid non-metal. मेटल लिक्विड कौन सा? Hg. बियर कैसा है? नॉन मेटल. हाँ, एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर. 15. Osmium is heaviest element known. OS. हाँ? Element known. 16. Fluorine is the most electronegative element, as we know that. ठीक है, कितनी चीजें हो गई आपकी ये चैप्टर से रिलेटेड. दैट इज व्हाट? पीरियोडिक टेबल या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इसको बोल सकते हैं. सो दिस चैप्टर इज ओवर and today I will send some question related to this topic, this chapter. That periodic property से related सब क्वेश्चन मैं भेजूंगा. ऑलरेडी मैंने कराया भी एवरेशन एंथैल्पी से रिलेटेड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. कैटायन का साइज, एनायन का साइज जो भी होते हैं, सो उसको आपको ध्यान से करना है. ठीक है, चलिए. कैन आई मूव? हैव यू नोटेड? Yes, sir. गुड. अब देखो, सर ने कुछ शायद बताया होगा आपको, बट मैं अभी पूरा फिर से रिवीजन करता हूँ, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ आपका, फिर उसके बाद आगे चलते हैं मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. एक्चुअली ये चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बट जरा सा समझो इसको, मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से इसको क्लियर करो. ये हो गया लिख के ना मेरा फिट? Have you read in this part? Yes, sir. चलिए मैं रफ कर देता हूँ.
ओके, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्चुअल जो चैप्टर है वो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से जो उसमें जो मेन टॉपिक है, जो आप देखोगे एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें तीन चीजें इंक्लूडेड है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ इनिशियल बहुत पुराने केमिकल लॉज हैं, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, और उसके बाद उसमें जो चीजें कैसी हैं, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, स्टैक्योमेट्री, ये सबको इंक्लूड करके एक साथ दिया गया है उसमें। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो यहाँ से मोल कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो आई एम नॉट मच मोर इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन दिस डिफरेंट लॉज। फिर भी अगर चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि मैं नहीं बताना चाहता या ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें आपको उसमें से, बट वहां से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते एंट्रेंस वगैरह में, इसके लिए उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। बट ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्लासिफिकेशन तो मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहां से स्टार्ट करते हैं आपको। सो यू कैन राइट दिस वर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये ज्यादा बेहतर होगा, आप ऊपर हेडिंग लगा लो यहाँ पे। दैट इज व्हाट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आपको जरा सा फील होगा कि हाँ मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये 11th का फर्स्ट चैप्टर है बेटा, केमिस्ट्री का। बट इसकी बजाय मैंने आपको थोड़ा सा बताया था क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो खत्म कर दिया था, क्योंकि वो चीजें यूज होंगी यहाँ पे भी यूज होंगी, इसके लिए मैंने पहले उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या सर ने ये बताया था पहले? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताया था एनीवन? एनीवन? प्रत्युष? सर याद नहीं आ रहा है। प्रीवियस लेक्चर सर ने लिया था, बस मोल कॉन्सेप्ट बताया था क्या, ये नहीं बताया था ना? हाँ सर। ठीक है, चलेगा चलेगा, नो नो प्रॉब्लम, मुझे सारे बताने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सीक्वेंस वाइज बताता हूँ, डोंट वरी, फॉरगेट इट। तो लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो ये लॉज है, दैट इज व्हाट वेरी बेसिक लॉज, और ये जो है बहुत पुराने हैं, ये 18 सेंचुरीज के हैं, राइट। बहुत पुराने लॉज हैं जो कि अभी एप्लीकेबल भी नहीं है शायद, और ये सिर्फ गैसियस से रिलेटेड थे, बट फिर भी हमें पढ़ना है, चैप्टर में दिया है कुछ चीजें, तो उसके बारे में हमें नॉलेज रहना चाहिए। तो टोटल 5 लॉज है यहाँ पे, इसको वन बाय वन में एक्सप्लेन करता हूँ। कौन कौन से लॉज है वो पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो हियर इज द फर्स्ट वन, दैट इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन,
या इसी को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एंड डी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। proportion, and last one E Gay-Lussac law of gaseous volume. Law of gaseous volume. gaseous volume, ठीक है। ये टोटल 5 लॉज है। इसमें से बहुत इजी है, ये आपको फटक से समझ में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। थोड़ी सी डिफिकल्टी इसमें और इसमें हो सकती है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ये भी चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। और इससे रिलेटेड एक एक एग्जांपल सफिशिएंट है, जो कि आपको ये कॉन्सेप्ट को क्लियरिंग में या कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में, कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा हेल्प करेंगे। अदरवाइज फिर आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। So just note down this part one by one. I'm going to explain this. Have you noted this? Yes, sir. Okay, बेटा, चलो आगे चलते हैं। So first one is what? Law of conservation of mass. हाँ? First, law of conservation of mass. मैं यहाँ पे बताता हूँ। In this, first one is what? Law of conservation of mass. पहला। Law of conservation of mass. देखो यहाँ पे law of conservation of mass क्या है? Very simple process. During the chemical reaction, right? Mass of reactant and the product is what? Remain constant. कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो रिएक्टेंट का मास है वही मास क्या रहेगा? प्रोडक्ट का रहेगा। प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट के मास में वेरिएशन नहीं आएगा। सो इसको किसने स्टडी किया था? यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। दैट इज व्हाट? फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवेसियर। देख रहे हो ना, 1789 में। इतना ओल्ड कॉन्सेप्ट है। चलिए, इट स्टेट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल प्रोसेस, matter is neither created nor destroyed. राइट। जैसे देखो एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे सी कार्बन combine with oxygen, then it form carbon dioxide. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मास नंबर 12, ऑक्सीजन O2, one oxygen is 16, we multiply by 2, then it become what? 32. And here is the carbon dioxide, here is the what? Carbon 12 plus oxygen 32. So total is equal to 44. Here this is also total is equal to what? 44. So you are observing here mass of the reactant and product remain constant. That's why it follow the law of conservation of mass. क्या समझा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको? Glow. Yes, sir. Yes, Good. sir. हाँ सर. Yes, sir. Now question related to question, related question. वो main important part है. इससे related question मैं छोटा सा देखता हूँ. देखना है. What is the question here? Just you people will try to solve this question yourself. Apply your brain. देखो क्वेश्चन कैसे है बेटा? यहाँ पे गिवन मास ऑफ, सॉरी ऐसा लिख देते हैं, 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 yield 3.041 gram of KCl and 1.36 gram of oxygen at standard temperature and pressure at STP लिख दिया मैंने. Shows that these figures support the law of conservation of mass. Right. अच्छा यहाँ पे एक दिया रहता है ऐसा, विदिन लिमिट्स. कितने का वेरिएशन आ सकता है? लिमिट्स ऑफ प्लस माइनस 0.4% एरर. 0.4% एरर अगर आता है प्लस माइनस तो वो कंसिडरेबल है. दैट इज द फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जरा क्वेश्चन समझो फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. हैव यू रिटन दिस थियोरेटिकल पार्ट? हाँ सर. Yes, sir. हाँ चलो ये जरा न्यूमेरिकल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. जरा देखो यहाँ पे व्हाट दे आर आस्किंग हियर. सेम 5 gram of KClO3 yield 3.041 gram of the KCl. Oh my god. Let's select the topic. 3.041 gram of KCl. Right. 5 gram of KClO3 yield 3.041 gram of the KCl and 1.36 gram of the oxygen at STP. So that the figure support the law of conservation of mass. Right. ये टोटल कितना बेटा यहाँ पे 5 ग्राम है. और ये जब डिकम्पोज हो रहा है, when it is decomposes, then it form the this much of the KCl, this much of the oxygen. हमारी बात समझ में?
सो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जरा देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो सिंपल सा लॉजिक, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। वेट ऑफ KClO3, और ये क्या है, रिएक्टेंट है आपका, और यहाँ पे प्रोडक्ट है, वेट ऑफ KCl प्लस O2, प्रोडक्ट। इसका मास कितना है टोटल, 5 ग्राम। ये कितना बेटा यहाँ पे, KCl प्लस O2, KCl कितना है 3.041 ग्राम, प्लस ये कितना है अपना 1.36 ग्राम। वी हैव टू एड इट, 4.00400 कितना आ रहा है टोटल, 4.400 4.400 ना। हाँ, ये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यस 4.400 समथिंग, चलो ठीक है 4.4 आ गया। कितना डिफरेंस है इसका, क्या ये डिफरेंस बराबर है, यहाँ पे 5 ग्राम, यहाँ पे 4.4 है, परसेंटेज कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, देखो इसको कैसे करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 4.4 इज इक्वल टू व्हाट 0.6, इज इट राइट। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू व्हाट 0.6 इंटू 100 अपॉन 5, कितना आ जाएगा ये, जरा कैलकुलेट करो, ट्राई टू सॉल्व इट। कितना परसेंट आ गया, 12%। इट इज नॉट कंसिडरेबल, मतलब ये फॉलो नहीं करता, क्योंकि हमें दिया है ना लिमिट, हमारा 0.4% तक एरर आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, ओके। इससे ज्यादा आ गया 12%, दैट इज व्हाट नॉट ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे हम लोग। सपोज इसको ग्राम की जगह मैंने अगर लीटर ले लिया, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा बेटा यहाँ पे, जरा समझो इसको, कॉन्सेप्ट को समझो फिर से एकदम अच्छे से। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, वी राइट दिस व्हाट KClO3 विल डिकम्पोज फ्रॉम दिस टू KCl प्लस 3O2, ये होता है इसका रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। तो जो O2 होगा दैट इज इन व्हाट, लीटर, गैस है, इट इज इन व्हाट, लीटर। So if they are giving 1.36 liter, so first of all we have to convert this liter into the gram. देखो इसी क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट करता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे वे में कर रहा हूँ। पहले अगर ये ग्राम दिया था तो मैंने दिया, इट इज नॉट फॉलोड, नॉट फॉलो लॉज, ये लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे ग्राम दिया था, अकॉर्डिंग टू दिस वन इट इज नॉट फॉलो द लॉ, बिकॉज इट इज कमिंग मोर देन 0.4%, 12% आ रहा है एरर। बट इफ इट इज गिवन इन द लीटर, देन व्हाट विल हैपन हियर, अगर लीटर में दे दिया तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको आगे, मैं पहले यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, फिर ये पॉइंट देखो यहाँ पे, यहाँ से मास ऑफ 1.36 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, कैसे आएगा, एट एसटीपी पे दिया है यहाँ पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो व्हाट विल गेट हियर, देखो इसका टोटल मास कितना आता है बेटा, 32, राइट, ठीक है। 32 का वॉल्यूम कितना होता है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 22.4 लीटर। ये मूल कॉन्सेप्ट में अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा रखो,
कि कोई भी अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 एट एसटीपी। ये लीटर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि 22.4 लीटर का मास कितना हो रहा है 32, तो 1.36 लीटर का मास कितना हो जाएगा, जस्ट कैलकुलेट इट। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 32 इंटू 1.36 अपॉन 22.4, वी गेट व्हाट 1.943 ग्राम। ये मास आ गया इसका। ये पार्ट जिसको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब भी मैं मोल कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जस्ट कीप सम पेशेंस। सर मोल कॉन्सेप्ट सर ने सिखाया है। ओके ओके, तो ये तो समझ में आ रहा होगा फिर आपको ये चीजें जो बताया ने, हाँ सर। ठीक है। चलो, अगर आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, जिसको नहीं आ रहा है मैं आगे बताने वाला हूँ, अभी मैं इसको रिपीट करूंगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो ये चीज समझ में आ गई। अभी मास इसका कितना हो गया, 1.36 ग्राम जो लिया था वो कितना होगा 1.94 ग्राम। तो अभी देखो, अब यहाँ पे मैं इसको इंप्रूव करने जा रहा हूं, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे 3.041 plus 1.943, just add it. Now what will get here, 4.984 ग्राम। क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, एरर इज इक्वल टू कितना आ गया 5 माइनस 4.984 इज इक्वल टू 0.016 ग्राम। क्या सही है। अब परसेंटेज ऑफ एरर इज इक्वल टू 0.016 into 100 upon 5. Now hope you will get this 0.3% something. So now it is less than 0.4, that's what is what follows. समझ में आ गया सबको। अब एक साथ देखो यहाँ पे कंक्लूजन, पूरा कंक्लूजन देख लो, राइट है क्या। चलो कर लो इसको, मैं दूसरा लॉ बताता हूँ अभी, दैट इज अ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हैव डन। Yes. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड लॉ अभी हम बात करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट, राइट, कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट, कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। जरा देखो यहाँ पे कैसे है, समझते हैं इसको। इसको दिया था जोसेफ फ्रॉस्ट, फ्रेंच केमिस्ट।
1799. All these are very old concepts. Huh? As I told you, दोनों statement पहले लिखते हैं. It states that the sum compound is always composed of the same element combined together in same or fixed proportion. By weight. तो ये देखो. It states that, right? It states that, sorry, same compound is always composed of the same elements combined together in the same or fixed proportion by weight. नहीं समझा? It means what? If I'm discussing about the formation of water, yeah, compound of water, H2O. Now H2O can obtain from different ways. Rainwater, otherwise distilled water, otherwise electrolysis, a combination of the hydrogen and oxygen. So here is the different ways to formation of this water. But in all this form, when we get the pure water, then its composition will be what? Constant. Its ratio, its composition of the elements will be what? Fixed. That is called what? Law of definite proportion. क्या समझा आपको? Yes, sir. ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से कर लेते हैं. जैसे इसका हमें एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, ये जैसे यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल है. इसका परसेंटेज क्या आएगा? कंपोजिशन कितना है इसका? देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन, राइट? सिंपल रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:8. यही है ना, 1:8. आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, इसी को परसेंटेज के फॉर्म में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? Suppose if I want to calculate in the form of percentage, then how will you calculate it? देखो बेटा, टोटल मास कितना हो रहा है इसका? 18. उसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम. तो परसेंटेज क्या आएगा? 2/18 into 100. ये तो सिंपल लॉजिक है. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 16/18 into 100. समझ में आ रहा है ना? राइट. यही 1:8 रेशियो है, अदरवाइज मैं परसेंटेज में निकल रहा हूँ. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा इसका? ये आ जाएगा शायद 11.11. ठीक है, और ये आ जाएगा अपना 11.11
इसी को माइनस कर 100 होना चाहिए, तो 88.88 दैट द वे, या 9 लिख देंगे, सो दैट विल बी बेटर, तो एग्जैक्ट 100% आ जाएगा ऐड करना। तो ये चीज समझ में आ गया आपको। तो कहीं से भी वाटर मिलने दो, इसका जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा कितना होगा, हाइड्रोजन इज 11.11 एंड ऑक्सीजन इज व्हाट 88.89। क्लियर है क्या? यस सर। चलिए इससे रिलेटेड हाँ, भी एक सर। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हर एक लॉ से रिलेटेड मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल कराते चल रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट आपका और बेटर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। इसका और मैं एक अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहले 0.7 ग्राम ऑफ iron react directly with 0.4 gram of sulfur to form ferrous sulfide. ठीक है, if 2.8 gram of iron is dissolved in dilute HCl and excess of sodium sulfide solution is added. Added. 4.4 gram of iron sulfide is precipitated. ठीक है, तो अभी मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। चलिए जरा दिमाग लगाइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या दिया है, क्या क्वेश्चन है, कैसे करना है इसको सॉल्व। सी 0.7 ग्राम ऑफ Fe iron react directly with the 0.4 gram of sulfur to form the ferrous sulfide. ये तो है, चलो ठीक है, FeS बना दिया यहाँ पे, डायरेक्टली कंबाइन हो रहा है। अच्छा, इफ 2.8 ग्राम ऑफ आयरन इज डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl, अब ये डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, 2.8 gram of iron is dissolved in the dilute HCl and excess of sodium sulfide solution is added, then 4.4 gram of iron sulfide is precipitated. यहां पे एक मेथड दिया और यहां पे एक मेथड दिया है। इन दिस मेथड डायरेक्टली आयरन कंबाइंड विद द सल्फर एंड फॉर्म द iron sulfide, and in second case iron is dissolved in the HCl, then it is what, sodium sulfide solution, then we get the 4.4 gram of the iron sulfide, and we have to prove that the constant composition, law of constant composition, otherwise definite proportion. How will you solve it? Very simple. ये दोनों का मास है और यहाँ पे ये दोनों का मास है, दोनों के मास का आप सिंपल सा रेशियो निकालेंगे, अगर सेम आ गया, दैट इज व्हाट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। मैं करते हूँ,
मैं करके बताता हूँ आपको। सी दिस सोल्यूशन, राइट। फर्स्ट सैंपल और यहाँ पे सेकंड सैंपल ले लेते हैं हम लोग। हाँ? चलिए, फर्स्ट सैंपल में क्या बेटा, यहाँ पे फर्स्ट सैंपल में वेट ऑफ आयरन एंड सल्फर, आयरन कितना है यहाँ पे, अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, वेट ऑफ आयरन एंड सल्फर का रेशियो कितना है इसका बेटा, यहाँ पे 0.7 है, और सल्फर कितना है अपने पास 0.4। ये तो कंबाइन किया, या इसी को हम बोलेंगे 7:4, दोनों का पॉइंट सेम है ना, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, राइट ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो सिंपल है। Yes, सेकंड sir. लॉ में देखो, सेकंड में क्या हो रहा है अपने पास, सेकंड में क्या हो रहा है, वेट ऑफ एफई, एफई का मास कितना है बेटा, यहाँ पे एफई कितना दिया 2.8 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ फेरस सल्फाइड दिया यहाँ पे टोटल 4.4 ग्राम, देयरफॉर वेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू व्हाट, सल्फर का वेट कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे ना, 4.4 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 1.6, देयरफॉर रेशियो एफ एंड एस, एफ का मास कितना है 2.8, एस का मास कितना है 1.6, रेशियो निकालो इसका, या इसी को हम लिख सकते हैं ऐसा ना, 20, 7:4. यहाँ पे भी आ गया ना 7:4। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा, यहाँ पे we are preparing sir. FPS by two methods, but in both methods we are getting the same proportion composition, clear है, नोट डाउन करो इसको, हाँ सर। वेरी गुड। नाउ थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, हैव डन, Yes, sir. ओके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड वन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, now it is given by
Dalton. In 1803, मैंने बोला ना सब 18 सेंचुरी के हैं सब लॉस। होता क्या है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता क्या है, जरा इसको समझ लो अच्छे से। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन या स्टेटमेंट है जो डायरेक्टली समझ में नहीं आता, बट इसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। क्या मैं आपको समझाता हूँ, कैसे देखो बेटा यहाँ पे लॉ का स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ पूरा अच्छे से क्या है लॉ का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट if two elements if two elements combine together in more than one proportion by weight to form several compounds, then the weight of one of these elements which combine with fixed weight of other are in ratio of simple whole number. रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर। स्टेटमेंट पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आया सर, क्या करें? राइट ना? देखो फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। अच्छा समझ गया? कितने लोगों को समझ में आया? चलो बताओ मुझे। गुड। और किसको समझ में आया? अभिनव, क्लेयर, दर्शन, सत्युष, राजेश, सुचिता, आया क्या समझ में? यस सर। गुड। चलिए देखते हैं, मैं फिर से समझाता हूँ इसको और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि लॉ स्टेट्स दैट टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, दो एलिमेंट साथ में कंबाइन हो रहे हैं, and it form more than one proportion by weight of two compounds combined together more than one proportion by weight to form the several compounds, एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। then weight of one of these elements which combine with the fixed weight of other are in the ratio of simple whole number। जैसे कि एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ पे मैं दो तीन एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पे कार्बन
एंड ऑक्सीजन, दो ले लिया। एक में कार्बन और ऑक्सीजन, बहुत ध्यान से देखना, लेकर के मैं फॉर्म कर रहा हूं कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड सेकेंड केस में कार्बन एंड ऑक्सीजन लेकर के मैं फॉर्म कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड। आर यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Here I am taking two elements, carbon and oxygen, but forming two different compounds in different proportion. In this case, mass of carbon is what? 12. जरा बहुत ध्यान से देखना, 12. And here mass of oxygen is what? 1/2 into 32 is equal to 16. क्या आप इससे सहमत हो? अरे भाई 2 ऑक्सीजन है, O2, मतलब इसका मास कितना होता है बेटा? 16 होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मास कितना होता है, 12 होता है। 16 into 2, क्योंकि 2 है ना, O2 है, तो मतलब क्या था 32, बट यहाँ पे 1/2 है, तो फाइनली कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। राइट है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे मास कितना हो रहा है? 12:16 हो रहा है, यही हो रहा है। चलो यहाँ पे देखो 12 into 32 है, यहाँ पे रेशियो कितना हो गया? 12 into 32। फिक्स्ड मास किसका है? कार्बन का 12 है और कार्बन का 12 है। इससे जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 16 और 32। ये सिंपल होल नंबर रेशियो है क्या आपस में? हाँ सर। Yes. That is the law. That is the law. When two elements combine to form the two or more than two different compounds, then combining mass of an element with the fixed mass of other element is always simple whole number ratio. I repeat, और simplify कर दे स्टेटमेंट को। क्या बोला मैंने? When two elements combine to each other and form the two or more than two different compounds, then combining mass of an element with the fixed mass of other elements is always simple whole number ratio. जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर के दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, तो एक एलिमेंट का जो मास है, डिफरेंट मास है, जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहा है, उसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या सही है बेटा? Yes, sir. हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। समझ गए तो बहुत अच्छी बात, समझा तो अच्छा, नहीं समझा तो बहुत अच्छा। राइट है? हाँ समझा सर। अच्छा, ये कैसे समझ गया? समझा तो अच्छा, नहीं समझा तो बहुत अच्छा। और मैं बोल रहा हूँ राइट है तो बोल रहा राइट है। क्यों? समझा तो अच्छा, नहीं समझा तो बहुत अच्छा, क्यों राइट है ये? नहीं समझा तो आप और अच्छे से समझाओगे। चलो, और अच्छे समझा फिर भी नहीं समझा, तब बहुत अच्छा। तो चलिए, इसका मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ बाद में। चलिए, इसको देखते हैं पहले। अब जरा देखो, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, और अच्छे से लजीज एग्जांपल। चलिए, दूसरा एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल। चलिए, मैं बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले रहा हूं। यहाँ पे क्या ले रहा हूं? नाइट्रोजन, ऐसे लिखता हूं ना, पहले कंपाउंड लिख लेता हूं। यहाँ पे लिखता हूं कंपाउंड, यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। चलिए, स्टार्ट करते हैं। पहला ले लिया मैंने N2O, बहुत अच्छे। सेकंड मैंने ले लिया NO, चलिए।
थर्ड ले लिया मैंने NO2, फोर्थ ले लिया मैंने N2O4 एंड फिफ्थ ले लिया मैंने N2O5। चलिए चेक करते हैं। चलो बेटा यहां पे देखते हैं फर्स्ट वन। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, ये अपने दिमाग में रखो। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? 2। तो मास कितना हो गया इसका? बोलो 28। और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा? यहाँ पे 16 है। क्या आ रहा है समझ में आपको मैं क्या बता रहा हूँ? yes sir, यहाँ पे अभी ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितना है? 14 है और ऑक्सीजन कितना है? 16 है। बहुत अच्छे। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 14 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 32 है। समझो ना इसको। मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ लोग, और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 इंटू 14 28। चलो अब समझ में आ गया। यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से 2 नाइट्रोजन है, तो व्हाट विल राइट हियर? 2 इंटू 14 इक्वल टू 28। और ऑक्सीजन कितना बेटा? यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू 16 इक्वल टू 8। राइट है ना? yes sir, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 2 इंटू 14 इक्वल टू 28। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 इंटू 16 इक्वल टू 80। क्या सही है? हाँ sir, हाँ सर। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसमें से एक एलिमेंट के मास को फिक्स्ड कर देता हूं। एक एलिमेंट के मास को फिक्स्ड कर देता हूं, नाइट्रोजन को फिक्स करता हूं। तो अगर 28 ग्राम से कंबाइन हो रहा है 16, तो 14 से कितना होगा ये? 8 वेरी गुड। ये तो 14 और 16 है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए यहाँ पे 14 और कितना है? 32। ये 14 ही है ना, मिक्स मास फिक्स हो गया ना, ये भी 32 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अब यहाँ पे फिर से 28 हो गया, तो इसके लिए 14 में कितना हो जाएगा? बोलो ना, इसका क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे ना। कितना आएगा? 32 32। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? इसको 14 कर दिया, डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आएगा? 40 आएगा। yes sir, 40। अब इसका मास मैंने 14 14 14 14 14 फिक्स कर दिया, तो इसका मास कितना आ गया? 8 16 32 40। इज इट क्लियर? yes sir, क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, राइट ना? 4 5। इज इट क्लियर? हाँ सर। राइट। क्या आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? मैंने क्या क्या बताया, क्या चीजें समझ में आई आपको? हाँ सर। yes sir, चलो इसको N2O3 कर लेंगे ना, तो ये और अच्छा और लजीज हो जाएगा ये। चलो इसको और लजीज कर देता हूं मैं। N2O3 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ये, देखो ना, 3 हो गया। तब कितना हो गया? 48 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, राइट ना? और परफेक्ट है ना? ये 3 आ जाएगा और ये 5 जा, तो 1 2 3 4 5। समझ में आया ना? yes sir, तो क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आ गया आपको सबको? yes हाँ sir, सर। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड, तब तब मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। यस सर करने से नहीं। पहले ये लिख लो आप, ये लिख लो आप। तब है ना कि कोई गया घर,
सब है, सुचिता, राजस, प्रत्युष, दर्शन, जश। चलिए, अभिनव, क्लेयर। अभी वीडियो ऑन करके हम लोग बार डिस्कस करेंगे। हाँ, एक दूसरे को देखना तो चाहिए पहले। चलेगा? वो वीडियो ऑन करने के काबिल कि नहीं? हाँ, वीडियो ऑन करने के लायक हो कि नहीं अभी? घर में कैसे आप बैठे हो लेक्चर के लिए वो डिपेंड करता है। करेंगे ऑन। मैं ऑन कर दिया अपना वीडियो। चलिए, ऑल ऑफ यू डन, डू इट। चलिए, फटाफट फटाफट ऑन करिए, देखिए कौन ऑन करता है। कोई नहीं ऑन कर रहा है। अभिनव, वेरी गुड अभिनव। प्रत्युष, वेरी गुड। और बाकी चलिए जिस Sir, wearing clothes. Wait, sir, wait. I know that. I know that. That's why I told you, no? That's why I told you. Just good. Just first time I'm seeing you, na? You also Yes, sir. good. Next, सर आपको देखा था स्टार्टिंग के लेक्चर में बोर्ड पे। कभी? सर आप बोर्ड पे लिखते थे ना। अच्छा, हाँ 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 हाँ, तभी का लेक्चर था ना। बोर्ड वाला लेक्चर अभी लेना है, मैं मिस करता हूँ, एक बार फिर से लेता हूँ बोर्ड वाला लेक्चर अभी एक दिन। हाँ, चलो। और कौन है? डाबरेन, सुचिता, राजेश। सुचिता, आर यू हियर मी? यस सर। आप नहीं दिख रहे हो, नोट नेटवर्क आपका लो है। आपका वीडियो ऑन है? हाँ, गुड, नाइस। राजेश, राजेश एंड yes, Darshan, very good. Are you sitting or standing? Sitting. अच्छा, ओके ओके ओके। चलिए, it means what? Rajesh and Claire is not able to switch on their mobile videos. No problem, चलेगा। इंटरेक्शन होना चाहिए। हाँ, एवरी लेक्चर वी विल इंटरेक्ट टू ईच अदर, ओके? एटलीस्ट ग्रुप में पता चलना चाहिए कौन कौन है, कैसा है, क्या है। ठीक है? So are you enjoying this lecture? Understood everything? Yes, Okay, चलो। yes, sir. Now switch off. माइक नहीं, जस्ट हाँ, माइक एंड वीडियो कर लो, बाद में कॉल करता हूँ आपको। ओके, चलिए। सो रिलेटेड न्यूमेरिकल, नाउ आई एम गोइंग टू गिव दिस न्यूमेरिकल। क्या न्यूमेरिकल? चलो देखो, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा था, प्यारा सा न्यूमेरिकल है। चलो देखो यहाँ पे, एंड यू विल सॉल्व योरसेल्फ, यू विल ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। हाँ, देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स x and y form two different compounds. Form different compounds. ठीक है?
in the first compound in the first compound 0.34 gram X is combined with 0.471 gram Y. In the second compound, compound 0.117 gram X is combined with 509 gram Y. 0.509 gram Y. So that what is this? Just a minute. Huh? Okay. Okay. Huh. So that these data illustrate the law of multiple proportion. Sorry. Data illustrate the law of multiple proportion. चलिए क्या आप ट्राई करोगे खुद से एक बार? हाँ सर। चलिए खुद से ट्राई कीजिए। आज Yes, के लिए sir. लास्ट रहेगा, जरा एक बार ट्राई कीजिए। मैं आपको टाइम देता हूँ, मैं जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ Yes, कर sir, देता हूँ, yes, बाद sir. आप ट्राई करो। हाँ